Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss miscellaneous questions. So शुरू करते हैं आज का सेशन. So as per the direction in the given questions, one statement with a blank is given along with four words. मतलब कि ये जो direction है, मतलब कि ये जो questions है, ये fill in the blanks fillers के हैं. Two of the given words can fit into the given blank. Five options with various combination of these words are given. Pick up the combination of words that fits into the blank. मतलब आपको यहाँ पर जो options दिए गए हैं, ये combinations में दिए गए. So let's check the question. As you can see here, यहाँ पर इस question में एक blank दिया गया है. एंड इस ब्लैंक के अगेंस्ट आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शंस है. ओके मतलब कि ये चार वर्ड्स है एंड ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं. मतलब कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ए बी, मतलब शायद ए एंड बी, मतलब कि ये फर्स्ट वर्ड ए एंड सेकंड वर्ड डैम्पन, ये दोनों यहाँ पर फिट हो सकते हैं एंड दोनों एक साथ फिट नहीं करने गाइस, वन बाय वन. मतलब कि इग्नाइटेड भी यहाँ पर सही ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली सही फिट होगा एंड डैम्पन भी अगर आप चूज करते हैं ऑप्शन नंबर वन. अगर आप चूज करते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब होगा कि बी एंड सी जो वर्ड्स है ये दोनों वर्ड्स यहाँ पर फिट हो सकते हैं. सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड राइट साइड में देखिए टाइमर भी लगा दिया है ताकि आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट सॉल्व करने की. सो शुरू करते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. 1 more minute. So let's check. The recent Chinese aggression in Galvan Valley has understandably dashed our sense of outrage. So यहाँ पर देखते हैं. अब देखिए यहाँ पर हैज आया है एंड हैज के बाद जो वर्ब आएगा ये वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में आएगा. एंड देखिए यहाँ पर इग्नाइटेड, डैम्पन तो यहाँ एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज ये अपने थर्ड फॉर्म में नहीं है. एक्सटिंग्विश भी एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में नहीं है. सो इसी से क्लियरली यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि डैम्पन एंड एक्सटिंग्विश दोनों यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं. एंड मीनिंग वाइज भी चेक कर लेते हैं. सो द फर्स्ट वर्ड इज इग्नाइट या इग्नाइटेड. इग्नाइट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हीट अप कर देना या किसी चीज को कॉज समथिंग टू बर्न, किसी चीज को मतलब कि इग्नाइट कर देना या जला देना, या हम कह सकते हैं हीट अप कर देना या एक्साइट कर देना, आप इसे कह सकते हो, मतलब किसी को उकसा देना. डैम्पन, डैम्पन का मतलब होता है डिमिनिश कर देना, टू डिमिनिश और टू रेड्यूस समथिंग, किसी चीज को रेड्यूस करना या कम करना. सो ये होता है डैम्पन. तो डैम्पन तो नहीं होगा. ये सेंस ऑफ आउटरेज क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्साइट हो जाएगा. सो यहाँ पर डैम्पन भी एलिमिनेट हो जाता है. इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम का मतलब भी इग्नाइट ही होता है, मतलब कि एक्साइट कर देना. या इसका मतलब ये भी होता है इग्नाइट या इन्फ्लेट, दोनों का मतलब होता है अराउज एंड इमोशन, किसी के इमोशन को जगा देना, ये किसी को एक्साइट कर देना, भड़का देना, ये होता है इग्नाइट या इन्फ्लेम. एंड एक्सटिंग्विश तो ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड हो जाएगा जिसका मतलब होता है पुट ऑफ, सॉरी इट शुड बी पुट ऑफ और डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, पुट ऑफ कर देना, एंड कर देना, बुझा देना, है ना. फायर एक्सटिंग्विशर सुना होगा आपने. सो एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना, पुट ऑफ कर देना. सो ये वर्ड तो एलिमिनेट हो जाएंगे, मीनिंग वाइज भी एलिमिनेट हो रहे हैं एंड ग्रामेटिकली भी. जैसे कि मैंने आपसे कहा हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब आएगा. अंडरस्टैंडेबली जो है यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर वर्ब होगा एंड हैज की वजह से ये जो वर्ब होगा ये अपनी थर्ड फॉर्म में होगा. सो हमने देखा ए बिल्कुल सही फिट हो सकता है. अंडरस्टैंडेबली क्या करेगा? इग्नाइट करेगा आवर सेंस ऑफ आउटरेज. आउटरेज मतलब जो गुस्सा है उसे और ज्यादा भड़का देगा, एक्साइट कर देगा. एंड इन्फ्लेम मतलब भी एक्साइट करना या अराउज कर देना. सो ए एंड सी इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. सो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस हियर.
A and C, both this word fit in this blank grammatically and contextually. Next question. Time up. So let's check. Cutting off or reducing trade and similar economic actions, मतलब ये जो है रेड्यूस को ट्रेड कर रेड्यूस सॉरी ट्रेड जो होता है व्यापार होता है इसे रेड्यूस कर देना या कंप्लीटली कट ऑफ कर देना और ऐसी और सिमिलर एक्शंस को कम कर देना, खत्म कर देना, कैन हैव अ डैश इफेक्ट. सो इसका इफेक्ट कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा खराब होगा ऑब्वियसली. अब यहाँ पर ये दो कंट्रीज के बीच की या दो स्टेट्स या दो कंट्रीज के बीच की बात मान लो कि अगर हम ट्रेड को रेड्यूस कर देते या पूरा का पूरा खत्म ही कर देते और ऐसी कुछ और इकोनॉमिक जो एक्शंस है जैसे व्यापार जैसी है जिसमें भी हमारा लेन देन होता है उसे अगर हम खत्म कर दे, बंद कर दे, तो उसका इफेक्ट कैसा होगा? काफी नेगेटिव होगा. ओनली इफ द कंट्री अडॉप्टिंग दिस मेजर्स हैज सफिशिएंट क्लाउड. अगर उसका सफिशिएंट क्लाउड है तो सही है, लेकिन अगर हम लेन देन अगर ऐसा बंद कर दे तो दोनों कंट्रीज का लॉस होगा. सो यहाँ पर देखेंगे कैन डैश हैव अ नेगेटिव इफेक्ट. सॉरी मतलब नेगेटिव कोई वर्ड आएगा यहाँ पर. इफेक्ट देखिए नाउन है यहाँ पर. सो यहाँ पर जो आने वाला वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा. सो बेनिफिशियल होगा का? बेनिफिशियल इफेक्ट तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल अपोजिट वर्ड होगा. रिक्वायर्ड वर्ड के बिल्कुल अपोजिट वर्ड है. यहाँ तो कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए. पुनिटिव. पुनिटिव मतलब क्या होता है? पुनिटिव मतलब आप कह सकते हैं पेनल, या आप कह सकते हैं काफी हार्श, या आप कह सकते हैं इसे काफी सीवियर, काफी सख्त, काफी हार्श. या पुनिटिव का मतलब होता है इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट की तरह जो देखा जाता है या दिया जाता है उसे हम कहते हैं. सो काफी हार्श होगा, काफी सख्त होगा ये इफेक्ट. यस हो सकता है ये वर्ड. रिवार्डिंग. रिवॉर्डिंग मतलब क्या होता है? जब रिवॉर्ड देते हैं किसी को कोई अच्छा काम करने पर, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है एंड पॉजिटिव वर्ड तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं फिट होगा. देन नेक्स्ट इज रिटेलिएटरी. एंड रिटेलिएटरी मतलब क्या होता है? जो रिवेंजफुल होता है. रिवेंजफुल मतलब जो बदला लेने के लिए है ना. रिटेलिएटरी एक्शन मतलब कि जो बदला लेने के लिए किया जाता है इसे हम कहते हैं. सो पुनिटिव एंड रिटेलिएटरी दोनों नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल सही हो जाएगा. एंड रिटेलिएशन मतलब रिवेंजफुल या बदला लेना, कि हमारे साथ किसी ने कोई अटैक किया या कोई बुरा किया तो हम भी उसके साथ वही चीज कर रहे हैं, वैसा ही अटैक कर रहे हैं, उसे कहते हैं रिटेलिएटरी या रिटेलिएशन. ओके. सो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही फिट होगा कि कटिंग ऑफ और रिड्यूसिंग ट्रेड एंड सिमिलर इकोनॉमिक एक्शंस कैन हैव अ punitive इफेक्ट या कैन हैव अ रिटेलिएटरी इफेक्ट एंड बोथ आर एडजेक्टिव. तो यहाँ पर देखेंगे बी एंड डी कहां पर है? ऑप्शन 1 में है, मतलब कि सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बी एंड डी. बोथ दिस वर्ड्स फिट इन दिस गिवन ब्लैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. And your time starts now. Time up guys, 1 more minute. So let's check.
एनी सडन डैश इन द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स के इम्पोर्ट में एक सडनली डैश and intermediate goods can have a significantly larger impact on any country's economy. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि रॉ मटेरियल के डैश में अगर क्या हो जाता है, एक सडनली स्टॉप हो जाता है, रुकावट आ जाती है, इस तरीके का वर्ड यहाँ पर आएगा। एक कोई बाधा आ जाती है जिसके वजह से जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, इम्पैक्ट जो होता है वो काफी सिग्निफिकेंट, लार्ज होता है, बड़ा होता है। सो लेट्स चेक एनी सडन डिसरप्शन, एंड डिसरप्शन का मतलब क्या होगा, किसी चीज को रोक देना या बीच में बाधा डाल देना या ब्रेक कर देना, या हम कह सकते हैं इंटरप्ट कर देना। यू कैन कॉल डिसरप्शन एज इंटरप्ट और ब्रेक कर देना, है ना। मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, जो नॉर्मल कोई चीज चल रही है उस प्रोसेस को ब्रेक कर देना, रोक देना, उसके बीच में बाधा डाल देना, सो डिसरप्शन। फिर रिबिल्ड, रिबिल्ड एनी सडन रिबिल्ड, रिबिल्ड मतलब क्या होता है, फिर से बिल्ड करना, री मतलब फिर से एंड बिल्ड मतलब टू डेवलप समथिंग, सो फिर से डेवलप करेंगे अगर इंपोर्ट में। सो यहाँ पर तो देखिए नेगेटिव वर्ड आएगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि इस चीज के रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में अगर कोई रुकावट आती है, कोई बाधा आती है, कोई नेगेटिव वर्ड आएगा जिसका जो इम्पैक्ट होता है काफी कैसा होता है, बड़ा होता है कंट्री की इकोनॉमी पर। सो रिबिल्ड पॉजिटिव वर्ड है, रिबिल्ड मतलब फिर से बिल्ड करना, फिर से डेवलप करना किसी चीज को, सो ये तो एलिमिनेट हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन, एंड यस ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी यहाँ पर होता है इंटरप्शन कह सकते हैं या ब्रेक कर देना। सो बोथ दिस वर्ड डिसरप्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन हैव द सेम मीनिंग, रुकावट डालना, बाधा डाल देना, रोक देना। एंड मेंड, मेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सुधारना या किसी चीज को रिपेयर करना, हम कह सकते हैं, कहते हैं ना मेंड योर शूज, तो मेंड मतलब रिपेयर करना। सो यहाँ पर ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए एंड सी। देखिए एनी सडन डिसरप्शन इन द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स कैन हैव सिग्निफिकेंटली, सही जा रहा है। एनी सडन ऑब्स्ट्रक्शन, यस ये भी वर्ड, बिकॉज दिस बोथ दिस वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, जिसका मतलब होता है इंटरप्शन या ब्रेक कर देना या नॉर्मल प्रोसेस जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें बाधा डाल देना। सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए एंड सी। एंड यहाँ पर देखिए ए एंड सी फोर्थ ऑप्शन में, मतलब कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up, and let's check. So the subsequent notification of outbreak, subsequent मतलब होता है बाद वाला, बाद में जो आया, आउटब्रेक्स एंड रेस्पॉन्सेस, आउटब्रेक जो है एंड रेस्पॉन्सेस इंक्लूडिंग लॉकडाउन एंड क्वारंटीनिंग मस्ट बी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इफ वी आर टू बी डैश इन दी पैंडेमिक फाइट। तो हमें जब पैंडेमिक फाइट में बोला जा रहा है कि अगर हमें इस पैंडेमिक, ये जो वैश्विक महामारी की जो फाइट है, जो स्ट्रगल चल रही है, इसमें अगर हमें क्या होना है, जीतना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, इन्हें फॉलो करना चाहिए। ओके, सो देखते हैं विक्टोरियस। So the subsequent notification of outbreaks and responses during pandemic must be standard operating procedures if we are to be victorious in the pandemic fight। अगर हमें victorious मतलब victory क्या होता है, victory का मतलब होता है जीत, तो victorious मतलब हमें जीतना है, विन करना है इस फाइट को, ये जो लड़ाई चल रही है इस लड़ाई को। सो यस यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। देन डिफीटेड तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। डिफीट मतलब क्या होता है, हार जाना, हारना नहीं है, इस पैंडेमिक फाइट में जीतने की बात की जा रही है, क्योंकि हमें ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स है इन्हें फॉलो करना चाहिए अगर हमें इस पैंडेमिक फाइट को क्या करना है, विन करना है। ट्रायम्फेंट, एंड यस ट्रायम्फेंट का मतलब भी होता है विक्टोरियस, जीत या विनिंग, विन करना किसी चीज को। सो यस इफ वी आर टू बी ट्रायम्फेंट इन दिस
पैंडेमिक फाइट, तो ये भी सही आंसर जाएगा। अनसक्सेसफुल, अगेन डिफीटेड एंड अनसक्सेसफुल ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होंगे जो कि एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर तो हमें कैसा वर्ड चाहिए, पॉजिटिव वर्ड चाहिए, इसलिए सही आंसर होगा विक्टोरियस एंड ट्रायम्फेंट। सो आंसर ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। सो लेट्स चेक, ए एंड सी इज इन सेकेंड ऑप्शन, सो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए एंड सी, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। So the correct choice is option number 2. यहाँ पर ये 1 होगा, 2, 3, 4 and 5. So option number 2 is the correct choice. Next question. And your time starts now. So let's check. The regulatory authority is investigating if hospitals are hoarding the drugs. कि hospitals क्या कर रहे हैं, hoard मतलब क्या होता है, collect करके रखना drugs को, after dash दिस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, मतलब ये मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली खरीद के हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, इन ड्रग्स को होल्ड करके रख रहे हैं, कलेक्ट करके रख रहे हैं। सो यहां पर देखते हैं, आफ्टर प्रोक्योरिंग, प्रोक्योर मतलब क्या होता है, ऑब्टेन करना या पाना किसी चीज को। सो होल्डिंग दिस ड्रग्स आफ्टर प्रोक्योरिंग दिस डायरेक्टली, कहां से, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से ही ऑब्टेन कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। सो यस, ये जो वर्ड है ये बिल्कुल फिट हो रहा है। एबेंडन, एबेंडन का मतलब क्या होता है, रिनाउंस कर देना, त्याग कर देना किसी चीज का, छोड़ देना। सो ये तो नहीं होगा। फोरफिट एंड फोरफिट मतलब क्या होता है, चार्ज करना, मतलब ये जो कोई जो चार्ज या कोई पेनाल्टी जो हम पर लगाई जाती है ना, इस पेनाल्टी को हम कहते हैं यहां पर फोरफिट। सो फोरफिट तो यहां पर नहीं होगा। ये इसका और एक मतलब होता है टू लूज और टू बी डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज को लूज कर देना, ये किसी चीज से डिप्राइव मतलब वंचित हो जाना, उसे हम फोरफिट भी कहते हैं। सो ये वर्ड भी यहाँ पर फिट नहीं होगा। एक्वायर, एक्वायर मतलब भी पाना या ऑब्टेन करना ही होता है यहाँ पर। सो ये ए एंड जो डी है ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, कि ये आफ्टर एक्वायरिंग दिस, कि वो एक्वायर करते, ऑब्टेन करते, सीधा कहाँ से, मैन्युफैक्चरर से। सो यस, यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है एंड डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जा रहा है, ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली भी। सो सही जो आंसर होगा वो होगा ए एंड D, that is option number 1. Next, and direction is changed here. In the following question, some part of the sentence may have error. Some part of the sentence may have error. Find out which part of the sentence has an error and select appropriate option. मतलब no error वाला यहाँ पर कोई option नहीं है, किसी न किसी part में error है ही। So let's check. यहाँ पर देखेंगे इस sentence को A, B, C, D and E 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है एंड आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। एंड यहाँ पर वो जो नो एरर वाला ऑप्शन होता है वो यहाँ पर इस सेंटेंस में नहीं दिया गया है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So time up guys, let's check.
लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पहले हमेशा द आता है। हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है यहां तक। हैव टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है, वैसे ही जैसे कि गवर्नमेंट के पहले। लास्ट वीक, अब ये बोला जा रहा है कि लॉ ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के जो लॉ ऑफिसर्स है उन्होंने कहा, किसे से? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन कब कहा है ये मैटर कर रहा है यहाँ पर, लास्ट वीक। एंड लास्ट वीक ये वर्ड आने की वजह से ये जो सेंटेंस होगा ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में आएगा। एंड सिंपल पास्ट का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है हैव एंड हैव के साथ V3, मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये दिया किसमें है? ये दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में। एंड प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज आएगा या हैव आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट अगर एक से ज्यादा है तो हैव आएगा। तो दोनों में से कोई एक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो होता ही है हर जगह, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये जो सेंटेंस है ये दिया प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हो सकता। इट शुड बी इन दी सिंपल पास्ट। एंड क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये कैसा है? एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, क्योंकि हमें ये पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है, ऐसा टाइम जो बीत गया है। जैसे कि देखिए लास्ट ईयर, लास्ट वीक तो है ही, लास्ट ईयर, जैसे मैंने कहा लास्ट संडे, या मैंने कहा यस्टरडे, या मैंने कहा लास्ट मंथ। तो ये जो सारे होते हैं ये होते हैं एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। एंड जब भी एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम आता है तब सेंटेंस हमेशा किस में होना चाहिए? तब सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। एंड सिंपल पास्ट में यहां देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अभी आप भूल जाओ, वर्ब की फॉर्म याद रखेंगे, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। सो ये जो टेल वर्ड है, टेल वर्ड का फर्स्ट फॉर्म टेल होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड होता है। एंड इसका जो थर्ड फॉर्म होता है ये भी क्या होता है गाइस? टोल्ड ही होता है। सो जब ये हैज या हैव के साथ आएगी, हैज या हैव के साथ आता है तब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म कहलाता है, लेकिन जब ये अकेले आता है तब ये सिंपल सेकेंड फॉर्म कहलाता है। सो यहाँ पर ये जो हैव है ये नहीं होगा, इट शुड बी ओनली टोल्ड। एंड ये थर्ड फॉर्म ना होते हुए अब क्या कहलाएगी? सेकंड फॉर्म। जब ये टोल्ड हैव के साथ आता है या हैज के साथ तब ये थर्ड फॉर्म कहलाता है, लेकिन ये अब थर्ड नहीं कहलाएगा क्योंकि हैव को हमने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि हमें ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ना रखते हुए हमें किस में रखना है? इसे सिंपल पास्ट में। सो अब बन जाएगा लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट। अब ये बिल्कुल सही बन जाएगा। सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, and your time starts now. Time up guys. So let's check. In this instance, अब देखिए इंस्टांस जो वर्ड है ना इसके दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है एग्जाम्पल, या आप कह सकते हैं ओकेशन। ओनली वन एस विल कम। सो एग्जाम्पल या ओकेजन होता है इंस्टांस। सो बोला जा रहा है, अब देखते हैं एग्जाम्पल है या ओकेजन, इसका मीनिंग आएगा इन दिस इंस्टांस। सो यह बिल्कुल सही है। इस इंस्टांस में द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पहले द, एंड कोर्ट, द गवर्नमेंट एंड कोर्ट प्रोफर डायलॉग विद द प्रोटेस्टर्स। अब देखिए बात करें, गवर्नमेंट के पहले तो हमेशा क्या आएगा? द आता ही है। एंड कोर्ट के पहले भी हमेशा क्या आना चाहिए? द आना चाहिए। अगर मैं कहूंगी द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूं, एंड कोर्ट, और अगर मैं लिखूंगी द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट, अब देखिए दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहां पर द सिर्फ
पहले वाले सिर्फ गवर्नमेंट के पहले आया एंड यहाँ पर गवर्नमेंट के पहले भी एंड द के पहले भी। सो अगर मैं लिखूंगी द आर्टिकल, ये दो नाउन के पहले, अब दो नाउन कनेक्टेड किससे, दोनों नाउन कनेक्टेड है एंड से, तो इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट और कोर्ट ये दोनों एक ही चीज है, एक ही इंस्टीट्यूशन है। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट एंड कोर्ट एक ही इंस्टीट्यूशन या एक ही चीज नहीं हो सकती। गवर्नमेंट अलग है, सभी को पता है, कोड अलग है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए दोनों के पहले द आएगा, है ना। एंड दूसरी चीज हमेशा याद रखिए, कोड के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। इस तरीके से भी आप इसे बिल्कुल याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एरर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए में होगा। बाकी सेंटेंस भी चेक कर लेते हैं। प्रोफेर डायलॉग, प्रोफेर मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, जिसे हम कह सकते हैं प्रोफेर मतलब आप गिव कह सकते हो या प्रेजेंट कह सकते हो। सो प्रेजेंट कर रहे हैं डायलॉग विद प्रोटेस्टर, प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वाइल एजेंसीज, जबकि जो एजेंसीज है ये एम्प्लॉय कर रही है, एम्प्लॉय एक वर्ब हो जाएगा, एम्प्लॉय इंटिमिडेटरी मेजर्स, कैसे मेजर्स, जो इंटिमिडेटरी हो गए, मेजर यहाँ पर नाउन हो जाएगा, इंटिमिडेटरी यहाँ पर एडजेक्टिव है, अगेंस्ट देम, किसके खिलाफ, देम के खिलाफ। सो यहाँ पर देखिए बाकी सारे पार्ट बिल्कुल सही है, एरर इज इन पार्ट ए। Next question, and your time starts now. So let's check. Sikhs abroad are a vibrant, अ आया है, नाउन आ जाएगा, सेगमेंट नाउन हो जाएगा, वाइब्रेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल अ इस नाउन के लिए बिल्कुल सही है। ऑफ द, ऑफ आया है प्रीपोजिशन, एंड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन फॉलो होता है। सो द डायस्पोरा, डायस्पोरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन। हैविंग, जिनकी क्या है, लिंक्स है विद दी मदरलैंड, मदरलैंड, मदरलैंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया जा रहा है। सो इनके लिंक्स है मदरलैंड के साथ। इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग थ्रू डोनेशंस, इंक्लूडिंग थ्रू डोनेशंस टू किसे, डोनेशन किसे, रिलीजियन एंड चैरिटी एक्टिविटीज। सो एक्टिविटीज कैसी होगी, अब एक्टिविटीज नाउन है एंड ये एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, रिलीजियन, नहीं, रिलीजियन भी नाउन हो जाएगा। सो इट शुड नॉट बी रिलीजियन, इट शुड बी रिलीजियस एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटीज, रिलीजियस, एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पर ये रिलीजन, क्योंकि बोला जा रहा है कि कैसी होगी एक्टिविटीज, रिलीजियन एक्टिविटी नहीं, डोनेशन टू रिलीजियस एंड चैरिटी एक्टिविटीज। सो यहाँ पर जो एरर होगा ये ऑब्वियसली डी में होगा, बिकॉज ये जो एडजेक्टिव होगा ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो एक्टिविटी कैसी, रिलीजियस, इट शुड नॉट बी रिलीजियन। सो एरर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, लेट्स चेक। आई होप सभी का आंसर आ चुका है। सो दिस पोर्ट्रेयल ऑफ क्रिटिक्स ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी, अब ये जो पोर्ट्रेयल है, पोर्ट्रेयल मतलब हम कह सकते हैं कि जो चीज हमें पोर्ट्रे की जा रही है, मतलब कि जो हमें दिखाया जा रहा है, या इसे पोर्ट्रेयल को आप कह सकते हैं, ये जो पिक्चर है या जो ये ड्राइंग है आप इसे कह सकते हैं, या जो ये स्केच है या जो ये दृश्य है, किस चीज का दृश्य बोला जा रहा है, ये दृश्य बोला जा रहा है क्रिटिक्स का। सो क्रिटिक्स मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, या हम कह सकते हैं कि किसी के फेवर में जब हम बात नहीं करते या अनफेवरेबल हम बात करते हैं,
है ना, उसे हम कहते हैं क्रिटिक्स। तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी को, गवर्नमेंट की पॉलिसी को। सो यहाँ पर देखेंगे दिस पोर्ट्रेयल ऑफ क्रिटिक्स ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी, यहाँ पर बिल्कुल सही है। एज आइदर मिसलेड की, ये क्या है, मिसलेड है। मिसलेड मतलब ये जो मिसलीड होता है, मिसलीड मतलब क्या होता है, मिसगाइड करना, किसी को गलत राह पे चलाना या दिखाना। सो ये मिसलेड कर रही है एंड इग्नोरेंट है। नॉर एंटी नेशनल एक्टर्स फॉर क्लोजेस ऑल पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर देखेंगे आइदर जब भी आता है ना, सो आइदर के साथ जो कंजंक्शन आता है वो हमेशा और होता है, ना कि नॉर। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो एंड आया, ये इस आइदर के सेंस में ये वाला एंड नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर ये एक कंपोनेंट इसको कंप्लीट माना जाएगा कि आइदर मिसलीड एंड इग्नोरेंट और एंटी सोशल एक्टर्स। सो हमेशा याद रखना है जब भी आइदर आएगा, आइदर के साथ पेयर में और आता है। जैसे कि नाइदर आएगा तो नाइदर के साथ हमेशा पेयर में क्या होता है, नॉर आता है। जैसे कि बोथ आता है, बोथ के साथ हमेशा पेयर में क्या आता है, एंड आता है। सो इसी तरीके से यहाँ पर नॉर नहीं आएगा, इट शुड बी और। सो आइदर मिसलीड एंड इग्नोरेंट और एंटी नेशनल एक्टर्स, सो इट शुड बी और। सो यहां पर जो एरर है ये ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up, guys. सो एनी मास कैंपेन दैट इन्वॉल्व्स, मास मतलब बहुत सारे लोगों का, कैंपेन मतलब कि आंदोलन, जो इन्वॉल्व करेगा वॉलेंट्री एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, खुद से ही किया जाने वाला एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक, कैन सक्सीड ओनली व्हेन ट्रांसपेरेंट एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स आर द टूल्स ऑफ चॉइस। सो यहां पर बोला जा रहा है कि जब ये जो टूल्स होंगे ना, चॉइस के जो टूल्स होंगे वो क्या होंगे, ओपन कम्युनिकेशन चैनल होगा, और क्या टूल होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं। यहाँ पर देखिए ये ओपन कम्युनिकेशन चैनल, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसे कंप्लीट नाउन की तरह ले लो, या इस चैनल को नाउन की तरह ले लो। सो ये ओपन कम्युनिकेशन सपोज इसे एडजेक्टिव की तरह, लेकिन ये भी नाउन ही होता है। सो यहाँ पर देखिए ये पूरा को आप एक नाउन की तरह लेंगे। ये जो टूल्स ऑफ चॉइस है वो क्या है, ये एक है कि ओपन कम्युनिकेशन चैनल, और दूसरा भी नाउन होगा कि टूल्स कौन कौन से होंगे। तो टूल्स पहला नाउन ये होगा, नाउन 1, एंड नाउन 2 ये होगा कि क्या क्या, या इसे नाउन 1 ले लेंगे, इसे नाउन 2, कि जब ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। सो इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट, यहां लिख देते हैं इट शुड बी ट्रांसपेरेंसी, कि ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स आर टूल्स ऑफ चॉइस। सो टूल्स ऑफ चॉइस क्या होंगे, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स। सो यहां पर जो एरर है ये सी पार्ट में है, it should be transparency not transparent because transparent is an adjective and यहाँ पर हमें noun की जरूरत है, ना कि यहाँ पर हमें किसी adjective की जरूरत है। Next question, and here the direction is changed. Which of the following phrases given against each sentence can replace the phrase given in double inverted commas? मतलब कि कुछ phrase है, कुछ words है जो आपको double inverted commas में दिए गए हैं, and in the sentence grammatically and contextually if none of these phrases can replace, so ये phrase replacement का ही question है, उसी तरीके का question है, not exactly उसी वैसा ही दिखाई देगा आपको। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इस question में, यहाँ पर ये जो word है, सिर्फ ये word आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है, एंड इस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है। एंड रिप्लेसमेंट के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा एक वर्ड है, या कौन से ऐसे 2 वर्ड भी हो सकते हैं जो इस प्लेस पर बिल्कुल सही फिट हो सकते हैं। एंड ये जो दोनों वर्ड फिट होंगे ये 1 by 1 होंगे गाइस, अलग अलग तरीके से, एक साथ दोनों को नहीं रखना है, हमें एक एक को रखकर देखना है कि क्या वो फिट हो रहा है। एंड यहाँ पर देखिए ये सारे आपके पास ऑप्शंस है। सो जैसे कि देखिए
यहाँ पर कम्बरसम है, कम्बरसम की जगह आप कौन सा वर्ड रख सकते हैं? वेक्सेशन रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सिर्फ वेक्सेशन रख सकते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली वन। अगर आपको लगा कि तीनों वेक्सेशन, बर्डनसम एंड कमरबेब तीनों रख सकते हैं, इसका मतलब आपका आंसर होगा 2। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ वेक्सेशन एंड बर्डनसम यहाँ पर आएगा, इस वर्ड की प्लेस में हम इसे भी रख सकते हैं एंड इसे भी, तब आपका आंसर आएगा 1 एंड 2। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। So your time starts now. Time up, guys. Let's check. सो यहाँ पर देखेंगे, मिस्टर केजरीवाल ऑल्सो सेट द ऑप्शन प्रपोज्ड बाय द सेंटर विल लीड टू, कि जो ऑप्शंस है जो कि सेंटर द्वारा दिए गए हैं, प्रपोज किए गए, विल लीड टू अ कम्बरसम प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा हो जाएगा? कम्बरसम हो जाएगा। ओके, सो अगर बात करें इस वर्ड कम्बरसम की, जिसका मतलब होता है हम इसे कह सकते हैं बर्डनसम, बर्डनसम। इसका मतलब होता है बर्डनसम। 1 मिनट गाइस। हाँ, बर्डनसम मतलब जिससे हमें एक्स्ट्रा बर्डन आए, या इसे आप कह सकते हैं प्रॉब्लमैटिक, जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो। सो ये जो प्रपोज किए गए सेंटर के द्वारा, ये कैसे होंगे? काफी प्रॉब्लमैटिक होंगे। प्रोसेस ऑफ बोरिंग बाय द स्टेट क्रेडिटिंग। सो लेट्स चेक ईच ऑप्शन। फर्स्ट, वहां यहाँ पर जो वर्ड है ये वेक्सेशन। वेक्सेशन मतलब क्या होता है? इरिटेशन। एंड इरिटेशन जो वर्ड है, टू अ इरिटेशन प्रोसेस, इरिटेशन प्रोसेस, ये यहाँ पर देखिए कंटेक्चुअली सही फिट नहीं हो रहा है। सो ये वर्ड इस वर्ड की प्लेस पर फिट नहीं होगा। बर्डनसम, यस, कम्बरसम मतलब ही बर्डनसम, तो आप कम्बरसम की प्लेस पर बर्डनसम को यूज कर सकते हैं। एंड ये जो नेक्स्ट वर्ड है कम्बरबेब, एंड कम्बरबेब मतलब होता है कि जो फीमेल फैंस होते हैं ना किसी भी एक्टर के, उन्हें कहते हैं कम्बरबेब। सो ये वर्ड भी रेलिवेंट है, मतलब कि सही ऑप्शन सिर्फ सेकंड वाला है। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ओनली 2 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So let's check. The intentional incarceration, and incarceration का मतलब होता है जब किसी को जेल की सजा मिलती है, having jailed और कन्फाइंड, आप इसे कह सकते हैं हैविंग जेल्ड और कन्फाइंड, तो ये हो जाएगा इनकार्सनरेशन। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं, द इंटेंशनल इनकार्सनरेशन ऑफ हिज मैटरनल अंकल फॉर सेवरल मंथ्स वाज रिजल्ट ऑफ अ ह्यूज कॉन्स्पिरेसी बाय हिज राइवल्स, मतलब उसके राइवल्स, दुश्मनों के द्वारा ये एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे इम्प्रिजनमेंट, एंड इम्प्रिजनमेंट का मतलब ही होता है सजा, कन्फाइन कर देना, जेल में डाल देना, तो यस ये सही हो जाएगा। कन्फाइनमेंट, एंड कन्फाइनमेंट का मतलब भी यही होता है कि हैविंग जेल्ड और कन्फाइंड, या आप सलाखों के पीछे डाल देना। सो ये दोनों वर्ड बिल्कुल सेम मीनिंग वाले, इनकार्सनरेशन के सिनोनिम्स ही है। हैरेसमेंट, हैरेस करना, हैरेसमेंट तो नहीं हो जाएगा, ये इररिलेवेंट वर्ड है यहाँ पर। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Time up, guys. Let's check. Being a neophyte, he tries to learn from his seniors at his workplace constantly. So neophyte होने की वजह से वो हमेशा कोशिश करता है कि वो सीखे उसके जो भी सीनियर्स है उनसे वर्क प्लेस पे कॉन्स्टेंटली. सो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वर्ड है. अच्छा, नियोफाइट. नियोफाइट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल न्यूली अपॉइंटेड, जिसे हम कह सकते हैं कि अभी अभी अपॉइंट किया है, या उसे इस चीज का जो भी काम वो कर रहा है उसकी वर्क प्लेस पे उसका कुछ भी उसे एक्सपीरियंस नहीं है, या इसे आप अमेच्योर भी कह सकते हैं, मतलब कि जिसे एक्सपीरियंस नहीं होता. सो वेटेरियन. वेटेरियन तो ये जो नियोफाइट है ना, इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड है. वेटेरियन का मतलब क्या होता है? जिसे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, हैविंग एक्सपीरियंस, एंड किसी भी चीज का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसे हम वेटेरियन कहते हैं. हिंदी में से आप दिग्गज कहते हैं कि दिग्गज कलाकार, दिग्गज खिलाड़ी, जिसे अपने फील्ड का एटलीस्ट 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो. सो ये तो वर्ड अपोजिट हो जाएगा. नियोफाइट मतलब क्या होता है? जिसे बिल्कुल इन एक्सपीरियंस आप इसे कह सकते हैं, इन एक्सपीरियंस्ड. सो सिंसियर तो अप्रोप्रिएट नहीं है. नोवाइस. एंड यस, नोवाइस का मतलब ही यहाँ पर क्या होता है? नियोफाइट होता है. कि नोवाइस मतलब जो अपनी फील्ड में बिल्कुल नया है, जिसे उस फील्ड का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है. तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ओनली 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. So guys, this was all about today's session. Thank you very much.